सब ने यही जवाब दिया कि कनफ रीदी मुल्क से बाहर गया हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ। आज कैप्टन मेरे पास आया तो मुझे मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए बल्कि जख्मी हो। प्रोफेसर वास्ती ने कहा। हाँ प्रोफेसर, 1-2 रोज़ हुए मुझे पूरी तरह होश आया है तो मैंने कैप्टन हमीद को आपके पास भेजा था। आप सुनाएं, कोई कामयाबी हुई? कनफ रीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? प्रोफेसर वास्ती ने कनफ रीदी के जिस्म पर बंधी हुई पट्टियों को गौर से देखते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा। ये वही जूश ऑर्गेनाइजेशन का ही सिलसिला है। उनके हेडक्वार्टर से मेरे लिए मौत का परवाना जारी हो चुका है और आप जानते हैं कि ये तंजीम पूरी दुनिया में फैली हुई है और बेशुमार अफराद इसमें खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए एक पार्टी की नाकामी के बाद वो दूसरी पार्टी बेच देते हैं। नई पार्टी को तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन उनमें एक नीम मुर्दा शख्स ने काम दिखा दिया और जब मैं पलट रहा था तो उसने एक खौफनाक वार मुझ पर फेंक दिया। ये सब कुछ इसी बम की कारस्तानी है। दोनों टांगों में बेशुमार फ्रैक्चर हो गए, पसलियां टूट गईं, पेट के जख्म, सर पर जख्म, बस कुछ ना पूछिए। ना जाने किस तरह बच गया हूँ। डॉक्टरों को कतन उम्मीद नहीं थी। 10वें रोज़ होश आया है। मज़ीद हिफाजत की गर्ज से मुझे यहाँ छुपा कर रखा गया है, सवाए चांदाला हुकाम के। बाकी सबको यही मालूम है कि मैं मुल्क से बाहर गया हुआ हूँ। कनफ रीदी ने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी बताते हुए कहा। ओ खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन ऐसी सूरत में तुम्हें तवील अरसे तक बेड पर रहना होगा। फिर इस नक्शे का तुम क्या करोगे? प्रोफेसर वास्ती ने कहा। हाँ, पहले मेरा ख्याल था कि मैं गैर सरकारी तौर पर जूश ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर रेड करूंगा कि अब इसके सिवा कोई सूरत बाकी नहीं रही, वरना वो लोग मुसलसल आदमी भेजते रहेंगे। अब ये मेरी मजबूरी बन गया है। लेकिन इस खौफनाक हमले के बाद मुझे इत्तला दी गई है कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर फैसला किया है कि अगर मैं जूश ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा करना चाहूँ तो हुकूमत इस सिलसिले में पूरी तरह ताउन करेगी, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया है कि मेरी ज़िंदगी जूश ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के खात्मे के साथ वाबस्ता हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि सरकारी तौर पर मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाएगा और फिर मैं आसानी से चला जाऊंगा, क्योंकि इस तरह इसराइल के साथ हमारे मुल्क के ताल्लुकात में रहना पैदा नहीं होगा। कनफ रीदी ने कहा। हुकूमत ने दरपर्दा कोशिश की है, लेकिन इसराइल ने इस तंजीम के साथ किसी किस्म की वाबस्तगी से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। कनफ रीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कर्नल, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी जगह इस मिशन पर चला जाऊं। कैप्टन हमीद ने अचानक संजीदा लहजे में कहा। नहीं, ये अकेले तुम्हारे बस का रोग नहीं। बहरहाल मैं अब तेज़ी से सेहतमंद हो रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पूरी तरह फिट होने में 2-3 माह लग जाएंगे। इसके बाद मैं उन्हें देख लूँगा। कनफ रीदी ने बड़े पुरज़म लहजे में कहा। और प्रोफेसर वास्ती उसे अजीब नज़रों से देखता रह गया कि इस हालत में पहुँचने के बावजूद कनफ रीदी खौफज़दा होने के बजाय अपने फैसले पर डरा हुआ है। आप बताएं प्रोफेसर, कोई कामयाबी हुई? कनफ रीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने बड़ी मगजमारी की और आखिरकार मैंने उसे हल कर लिया है। ये सारा नक्शा इंजीनियरिंग के कदीम कोड में बनाया गया है। मैंने उसे हल कर लिया है। ये देखो। प्रोफेसर ने कोड की अंदरूनी जेब से वो कागज़ निकालते हुए कहा और फिर इसके साथ ही वो कागज़ खोलकर कनफ रीदी के साथ बेड पर बिछा दिया और फिर साथ ही दूसरा कागज़ भी खोल दिया। एक कागज़ पर वही नक्शा था, पेचीदा और अलामती, जबकि दूसरे कागज़ पर इमारतों और सड़कों का नक्शा मौजूद था। और फिर प्रोफेसर और कनफ रीदी के दरमियान नक्शे की अलामतों और उनके हल के सिलसिला में बातचीत शुरू हो गई। कैप्टन हमीद खामोश बैठा उनकी बातें सुनता रहा। लेकिन प्रोफेसर, ये है कहाँ, असल मसला तो ये है। कनफ रीदी ने कहा। हाँ, इसका मुहल्लिवकू क्या है? इस बात पर इस नक्शे पर कोई रोशनी नहीं पड़ती। प्रोफेसर वास्ती ने सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब है कि हम नक्शे को हल करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर सके जब तक ये मालूम ना हो कि ये इमारत कहाँ है। इस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। कनफ रीदी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये नक्शा तो सिर्फ अंदरूनी इमारतों का है और बस। प्रोफेसर वास्ती ने सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल ये भी आपका ही कारनामा है कि आपने इसे हल कर लिया है। अगर इतना कुछ मालूम हो गया है तो और भी मालूम हो जाएगा। कनफ रीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ढूंढने पर तो खुदा भी मिल जाता है। प्रोफेसर वास्ती ने हंसते हुए कहा और कनफ रीदी भी हंस पड़ा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। अल्लाह ताला तुम्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत दे। प्रोफेसर ने रुकते हुए कहा। दोनों कागज़ उसने तय करके कनफ रीदी के इशारे पर हमीद को दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। अब आपसे ये कहना तो ज़्यादती है कि आप मेरी यहाँ मौजूदगी का किसी से जिक्र नहीं करेंगे। कनफ रीदी ने कहा। ओ, इस बात की फिक्र ना करो, मैं सूरत हाल समझ गया हूँ। डोंट वरी बॉय, डोंट वरी। प्रोफेसर का सीना राजों का मदफन है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर साहब को बाहर छोड़ाओ। कनफ रीदी ने सर हिलाते हुए कैप्टन हमीद से कहा और कैप्टन हमीद प्रोफेसर को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कनफ रीदी खामोश पड़ा, कुछ सोचता रह गया। अब आप क्या सोच रहे हैं? नक्शा तो बेकार साबित हुआ। कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनकर कनफ रीदी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई।
کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی فرزند، تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ کنفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میں آپ کی نظروں میں بیکار ہوں؟ کیپٹن حمید نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، کنفریدی نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید بھی ہنس پڑا۔ ٹیلی فون ادھر میرے پاس لے کر آؤ اور عمران سے کال ملاؤ، شاید اب اس سے بات ہو جائے، کنفریدی نے کہا۔ کئی بار تو آپ کوشش کر چکے ہیں لیکن ہر بار کوے جیسی آواز والے باورچی کی ٹری سننی پڑتی ہے، اور پھر وہ کر بھی کیا سکتا ہے، بس ہاں ہر بار چور دوہری بن جاتا ہے، کیپٹن حمید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی تم خود اس بات پر یقین کر چکے ہو کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، ویسے جو کچھ ہے اسے میں جانتا ہی ہوں، تم اس سے کال ملاؤ، کنفریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید منہ بسورتا کمرے کے ایک کونے کی طرف مڑ گیا جہاں ایک چھوٹی سی میز پر سشرانک کا فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کی تار کو ٹھیک کرتا واپس کنفریدی کے بیڈ کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ سیٹلائٹ کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی، چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پلیز کوئی مچھر مار دو، ہوا تو اپنے آپ پر چھڑک لیں، کم از کم ایک سے تو جان چھوٹے۔ دوسری طرف سے عمران کی بڑبڑاہٹ سنائی دی اور کیپٹن حمید کا منہ بن گیا۔ مجھے تو تم خود مچھر لگ رہے ہو، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے کیپٹن حمید، تم کب سے نمرود بن کے؟ یار عاقبت کا خیال کرو، نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا تو جوتے کھاتے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، عمران کی آواز سنائی تھی۔ اور کیپٹن حمید اسے مچھر کہہ کر خود کٹ کر رہ گیا۔ اس نے عمران کو جواب دینے کی بجائے ریسیور کنفریدی کے منہ اور کان سے لگا دیا۔ چونکہ فریدی کے ہاتھ پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے اس لیے ریسیور اسے خود ہی پکڑنا پڑا۔ ہیلو عمران، میں فریدی ہوں، کنفریدی نے کہا۔ او کنر صاحب آپ، لیکن پلیز جوتا نرم ہی استعمال کیجیے گا، 200-400 جوتے تو پڑنے ہی چاہیے، عمران کی آواز سنائی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کسی دن میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، سمجھے؟ کیپٹن حمید نے جو ریسیور پکڑنے کی وجہ سے جھکا ہوا تھا عمران کی آواز سن لی تھی، اسی لیے جلاہٹ کے مارے اس نے کنفریدی کی بجائے ریسیور اپنے منہ سے لگا کر جواب دے دیا۔ کمال ہے، جوتے مارنے والے اور کھانے والے دونوں کی آوازیں تو آ رہی ہیں لیکن جوتے پڑنے کی آوازیں غائب ہیں۔ اب میں نے اتنے نرم جوتے بھی نہیں کہا تھا کہ آواز ہی نہ آئے، اور جوتے ساری عمر بیچارے کیپٹن حمید عرف نمرود کے سر پر پڑتے رہیں، عمران نے کہا۔ عمران میں شدید زخمی ہوں اس وقت، کیپٹن حمید ریسیور پکڑے میرے کان سے لگائے کھڑا ہے، میں اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اور تم اس سے زیادہ غصہ دلا دیو تو ریسیور ہی چھوڑ دے گا، کنفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زخمی اور آپ کیوں کنر صاحب، اس عمر میں کسے چھیڑ بیٹھے ہو، عمران کی آواز سنائی دی اور کنفریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ کیپٹن حمید کا چہرہ بگڑ گیا لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں عمران کے رشتہ دار لگتی ہوں، کنفریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ میری بھابھی کو چھیڑ بیٹھے، کمال ہے جناب، کم از کم کیپٹن صاحب کا ہی خیال کر لینا تھا، اب ان کی محبوبہ کو تو میں بھابھی ہی کہہ سکتا ہوں، مجبوری ہے، رشتہ تو بہرحال لگتا ہی ہے، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے بہر کہ فریدی کو جواب دیتا، کیپٹن حمید نے جلائے ہوئے انداز میں ریسیور ایک طرف بستر پر رکھ دیا۔ اس کی عادت ہی ایسی ہے حمید، تم ہاں اپنا خون کیوں جلاتے ہو، کنفریدی نے کیپٹن حمید کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جلاہٹ کے انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ کیپٹن حمید کوئی جواب دیے بغیر مڑا اور پھر اس نے کونے میں پڑی ہوئی لمبی سی پٹی اٹھا لی۔ میں ریسیور آپ کے سر کے ساتھ فکس کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کرتے رہیں بات چیت، میں یہاں نہیں رک سکتا، کیپٹن حمید نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور کو کنفریدی کے کان اور منہ سے لگا کر اس پر پٹی باندھ دی اور خود پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آئی ایم سوری کنفریدی، آپ تو واقعی شدید زخمی ہیں، میں سمجھا کہ شاید مذاق ہو رہا ہے، عمران کی انتہائی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ریسیور بیڈ پر پڑے ہونے کی وجہ سے کیپٹن حمید اور کنفریدی کی بات چیت اس پر پہنچ رہی تھی، اور یقیناً عمران جیسا ذہین آدمی ریسیور کو کنفریدی کے سر پر باندھنے سے سمجھ گیا کہ صورتحال کیا ہے۔ ہاں 10 روز بعد ہوش آیا ہے اور اس وقت دونوں ٹانگیں ہک سے بندھی ہیں اور دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، چہرہ اور گردن بچ گئی ہے، باقی سب پر پٹیاں ہیں، کنفریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے، عمران نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور کنفریدی نے اسے جوش آرگنائزیشن کی طرف سے آئے ہوئے نئے گروپ کے حملے اور بم سے لے کر زخمی ہونے تک ساری تفصیل بتا دی۔ جواب میں عمران نے بھی حلقہ موت کی طرف سے آنے والے گروپ اور اس کے خاتمے اور پھر موجودہ نئے گروپ کے متعلق تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہر صورت میں ہیڈ کوارٹر تباہ ہونا چاہیے، تمہاری بات درست تھی، اس وقت میں نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا، کنفریدی نے کہا۔ بالکل تباہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، کنفریدی کے جسم پر لگنے والے زخم تو کجا، حراش تک کا انتقام لیا جائے گا، عمران نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ او شکریہ، تمہارے یہی جذبے تو تمہاری محبت دوسروں کے دلوں میں بڑھا دیتے ہیں، میں تو فی الحال 2-3 ماہ تک زیر علاج رہوں گا، اس کے بعد میں اس ہیڈ کوارٹر کو دیکھ لوں گا، میں نے فون اسی لیے کیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ وہ نقشہ حل ہو چکا ہے، کنفریدی نے کہا۔
अच्छा, वेरी गुड, इंजीनियरिंग कोर्स से हल हुआ होगा, इमरान ने चहकते हुए कहा और कनफरीदी के मुंह से तवील सांस निकल गया। उसका ख्याल था कि इमरान इस नक्शे के हल पर चौंक पड़ेगा, लेकिन इमरान का इंजीनियरिंग कोड का हवाला देना ही जाहिर करता था कि वो पहले ही हल कर चुका है। तुम्हारी इस आदत से कैप्टन हमीद जलता है कि तुम हमेशा 2 कदम आगे ही चलते हो, तो तुमने खुद ही नक्शा हल कर लिया है, कनफरीदी ने हंसते हुए कहा। मेरे और कैप्टन हमीद के दरमियान बस इन्हीं 2 कदमों का ही तो फ़र्क है, लेकिन कर्नल साहब, ये नक्शा जिस शहर का है वो शहर कहाँ है, इस बात पर आपने गौर किया है? इमरान ने हंसते हुए कहा। यही तो गौर तलब बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, कनफरीदी ने जवाब दिया। देखिए, इस नक्शे की साख्त ऐसी है कि इसमें कोई बैरूनी रास्ता जाहिर नहीं किया गया, यानी ये शहर चारों तरफ से बंद है, इतना तो आप भी समझ गए होंगे। अब इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो शहर समंदर की तह में है या ज़ेरे ज़मीन है। वैसे अगर ये ज़ेरे ज़मीन होता तब भी इस शहर तक जाने वाले रास्ते की निशानदही हो सकती थी, इसीलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है हेडक्वार्टर समंदर की तह में बनाया गया है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। और कनफरीदी की आंखों में चमक उभर आई। यही बात उसने नक्शा देखकर सोची थी और यही बात इमरान ने कही। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है, लेकिन अब कहाँ से समंदर में तलाश किया जाए, कनफरीदी ने कहा। मैंने हेडक्वार्टर से आने वाली एक ट्रांसमीटर कॉल चेक कराई है, इससे पता चला है कि ये ट्रांसमीटर कॉल किसी गैर मारूफ सैयारे से आ रही है, यानी ज़मीन की बजाय इस कॉल का मरकज़ आसमान पर है। अब इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो ये हेडक्वार्टर समंदर की तह में है या फिर किसी नामालूम सैयारे पर है, या फिर ये हो सकता है कि ज़मीन पर से कॉल तो पहले किसी नामालूम सैयारे पर ट्रांसमिट किया जाता हो और फिर वहाँ से रिसीवर तक पहुँचाया जाता हो ताकि उसे ट्रेस ना किया जा सके, इमरान ने कहा। नक्शे में जिस किस्म की इमारतें दिखाई गई हैं, ऐसी इमारतें किसी सैयारे पर नहीं बनाई जा सकती। ऐसी इमारतें जो ऊपर से गोल हों सिर्फ समंदर की तह में बनाई जा सकती हैं, इसीलिए तुम्हारा दूसरा नजरिया दुरुस्त है कि कॉल को ट्रेस होने से बचाने के लिए उसे पहले किसी सैयारे पर मौजूद मरकज से ट्रांसमिट कराया जाता होगा, कनफरीदी ने जवाब दिया। गुड, आपकी दलील वाहिद की जहन को लगती है। अब आप ये बताएं कि आपने कभी नटार बेड का नाम सुना हुआ है, इमरान ने कहा। नटार बेड, कनफरीदी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मुझे खास ज़राए से मालूम हुआ है कि हेडक्वार्टर जहाँ वाक़ है उसे नटार बेड कहते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओ, ये नाम कुछ नामानूस सा लगता है, ठहरो मुझे सोचने दो, कनफरीदी ने कहा और उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी पेशानी पर पड़ने वाली सिलवटें बता रही थीं कि वो जहन पर जोर दे रहा है। अरे अरे, मुझे याद आ गया, ओ वाकई यही नटार बेड होगा, कनफरीदी ने आंखें खोलते हुए बड़े पुरजोश लहजे में कहा। क्या याद आया? दूसरी तरफ से इमरान ने भी पुरजोश लहजे में कहा। बहरे ओकियानूस में जजीरा फजी तो जानते ही होगे, कनफरीदी ने कहा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। इन जज़ायर को पुराने ज़माने में बहरी कज़ाक नटार बेड कहते थे, कनफरीदी ने जवाब दिया। ओ, तो ये बात है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपने मोहल्ले वकू तलाश कर लिया, तो ये हल्का मौत का हेडक्वार्टर जज़ायर फजी के आस पास वाक़ है। वेरी गुड कर्नल, आपने तो सारा मसला हल कर दिया, इमरान ने खुश होते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी ये खबर दुरुस्त होनी चाहिए कि हेडक्वार्टर नटार बेड में है, कनफरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कंफर्म है और मजीद कंफर्मेशन वहाँ जाकर हो जाएगी, इमरान ने हंसते हुए कहा। तो फिर मेरे ठीक होने तक रुक जाओ, फिर इकट्ठे चलेंगे, कनफरीदी ने कहा। रुकने वाला मामला गलत है कर्नल, जब तक आप सेहतियाब होंगे मैं इस बेड की चोलें हिला चुका होऊंगा। अब ये फौरी और अहम मसला बन गया है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी, और वैसे भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के सरों पर लटकती हुई इस तलवार को अब टूट ही जाना चाहिए, इमरान ने बड़े पुरअज़म लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन जज़ायर फजी तो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, ये मगरबी ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, कनफरीदी ने कहा। हैं तो इसी दुनिया में, अब कोई फिक्र नहीं। अच्छा कर्नल, अब आप आराम करें, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हमीद हमीद, कनफरीदी ने ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू की और चंद लम्हों बाद कैप्टन हमीद अंदर दाखिल हुआ। उतारो इस रिसीवर को, काश मैं ठीक होता तो अपना इंतकाम खुद लेता, बहरहाल मजबूरी है, कनफरीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप तो उसे बता दिया कि नक्शा हल हो गया है, खुश तो हुआ होगा, कैप्टन हमीद ने पट्टी खोलकर रिसीवर अलग करते हुए कहा। वो पहले ही नक्शा हल कर चुका है और इसके साथ साथ उसने हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूफ़ भी तलाश कर लिया है, कनफरीदी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और कैप्टन हमीद का चेहरा देखने वाला हो गया, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। वो बेहद ज़हीन आदमी है कैप्टन साहब, कभी कभी मुझे एहसास होता है कि ऐसा शख्स शायद लाखों सालों में पैदा नहीं हो सकता, कनफरीदी ने कहा और कैप्टन हमीद का मुँह बन गया। हाक ज़हीन है, बस आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना उसे तो किसी सर्कस में मुसहरा होना चाहिए था, कैप्टन हमीद ने कहा और फिर फ़ोन उठाकर वापस कोने वाली मेज़ पर रख दिया। एक बहुत बड़े कमरे में मशीनों का जाल सा बिछा हुआ था। पूरे कमरे की दीवारों के साथ अजीबोगरीब साख्त की मशीनें नस्ब थीं। हर मशीन के सामने एक मशीनी रोबोट लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वही रोबोट इस मशीन को चला और कंट्रोल कर रखा था। एक तरफ अंदर शीशे का कैबिन था,
इस कैबिन में एक खूबसूरत मेज़ के पीछे एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मेज़ पर मौजूद एक छोटी सी मशीन पर जमी हुई थी। मशीन पर लगी हुई स्क्रीन पर उसे बैरूनी कमरे का मंजर नजर आ रहा था। उसी लम्हे पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बाज उठी और बूढ़े ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस ग्रैंड चीफ नंबर 2, बूढ़े ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओवरसीज फ़ोन कॉलिंग चेकिंग सेंटर से रिपोर्ट आई है। दूसरी तरफ से एक मशीनी आवाज़ उभरी। ओके, कनेक्ट कर दो, बूढ़े ने कहा और रिसीवर रखकर उसने सामने पड़ी हुई मशीन का एक बटन दबा दिया। इस बटन के दबते ही कमरे में मौजूद एक मशीन के सामने बैठा हुआ रोबोट तेजी से हरकत में आ गया। उसने सामने मौजूद मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। बूढ़े के सामने रखी हुई मशीन की स्क्रीन पर अब सिर्फ वही रोबोट और उसके सामने मशीन नजर आ रही थी। चंद लम्हों बाद मशीन से एक आवाज़ उभरी। हेलो, ओवरसीज फ़ोन कॉलिंग चेकिंग सेंटर रिपोर्ट दे रहा है। हेलो, एक इंसानी आवाज़ उभरी। यस ग्रैंड चीफ अटेंडिंग यू, बूढ़े ने तहकुमाना लहजे में कहा। ग्रैंड चीफ, हमारे सेंटर ने एक अहम कॉल चेक की है। ये कॉल पाकिस्तान के अल इमरान और सागालैंड के कन अफरीदी के दरमियान हुई है। दूसरी तरफ से कहा गया। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? कन अफरीदी तो ख़त्म हो चुका है, वो बम से हलाक हो चुका है और इमरान को तो मैंने खुद यहाँ से हलाक किया है, वो कार के साथ जल चुका है। फिर ये कॉल कैसे हो सकती है? ग्रैंड चीफ ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। हाँ,